नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबरें आज तक में। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की कुछ तमाम बड़ी खबरों की ओर। बहुत दिनों बाद बैकफुट पर आई बीजेपी, अंबेडकर पर घिरना भगवा दल को पड़ सकता है भारी। संसद में संविधान की 75वीं वर्षगांठ के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष ने इसे बाबा साहब का अपमान बताया और बीजेपी पर हमला बोला। मामला इतना बड़ा कि प्रधानमंत्री मोदी को शाह के बचाव में आना पड़ा और खुद शाह को सफाई देनी पड़ी। फिर से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा, भारत चीन के बीच 6 मुद्दों पर सहमति। भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों ने सीमा विवाद पर चर्चा की और कैलाश मानसरोवर यात्रा, सीमा पार नदियों और व्यापार पर डाटा साझाकरण सहित कई मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। 2020 की घटनाओं से सीख लेते हुए उन्होंने सीमा पर शांति बनाए रखने पर जोर दिया और सीमा मुद्दे के समाधान के लिए एक रूपरेखा की मांग की। अंबेडकर को लेकर विवाद पर आरोप और सफाई, रिवर्स रोल में नजर आ रहे कांग्रेस बीजेपी। अमित शाह के बयान पर संसद में घमासान हुआ। कांग्रेस ने अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया, बीजेपी ने सफाई दी और क्लिप्ड वीडियो का हवाला दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। विपक्ष ने संसद में विरोध प्रदर्शन किया। देश भर में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली। राज्यसभा में अंबेडकर वाले बयान पर क्या बोले अमित शाह। अमित शाह ने कांग्रेस पर अंबेडकर विरोधी होने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव में हराया और उन्हें सम्मान नहीं दिया। उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया और संविधान के अपमान की बात कही। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस झूठ फैला रही है। अंबेडकर पूरे देश के लिए पूजनीय, शाह को कैबिनेट से बर्खास्त करे मोदी। खड़गे का बीजेपी पर हमला। कांग्रेस ने अमित शाह के बयान पर बीजेपी की आलोचना की। कांग्रेस ने कहा कि शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है। खड़गे ने शाह से माफी और पीएम से उनकी बर्खास्ती की मांग की। उन्होंने कहा कि मोदी और शाह गहरे दोस्त हैं। खड़गे ने कहा कि बीजेपी आरएसएस संविधान नहीं मनुस्मृति को मानते हैं। देश के कई राज्यों में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। 4 राज्यों में 17 ठिकाने पर बुधवार एनआईए की ओर से छापेमारी की गई। अधिकारियों ने बताया कि 15 आरोपियों और संदिग्धों के परिसर पर तलाशी ली गई। यह पूरा मामला हथियारों की अवैध तस्करी से जुड़ा हुआ है। बिहार में 12 जगह पर छापेमारी की गई। पुलिस ने छापेमारी में हथियार जब्त किए हैं। दिल्ली में बुजुर्गों का फ्री इलाज का वादा। चुनाव से पहले केजरीवाल ने संजीवनी स्कीम का किया ऐलान। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संजीवनी योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों का इलाज मुफ्त होगा। सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव के बाद यह योजना लागू होगी। जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए एएसआई को मिला और वक्त। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों लिया ये फैसला। दिल्ली हाई कोर्ट ने जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को और समय प्रदान किया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट 29 जनवरी 2025 से पहले प्रस्तुत की जानी है। यह मामला जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने की याचिका से जुड़ा है। कोर्ट ने एएसआई को वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था। बाबा साहब के दृष्टिकोण को नीतियों में तब्दील कर रही भाजपा। अमित शाह के बचाव में उतरे योगी, कांग्रेस पर भड़के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर पिछड़े समुदाय को सशक्त बनाने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समानता के दृष्टिकोण पर काम कर रही है। उन्होंने आरक्षण विस्तार और शिक्षा व नौकरियों में अवसर बढ़ाने जैसे कदमों का उदाहरण दिया। एम्स कैंपस में चलेगी ई बसें, रोगियों को मिलेगी मदद। बीएसएफ की तरफ से दी जाएंगी 27 बसें। बीएसएफ दिल्ली के एम्स को 27 इलेक्ट्रिक बसें दे रही है। इन बसों से एम्स परिसर में प्रदूषण कम होगा। मरीजों और उनके परिवार और एम्स कर्मचारियों को आवागमन में सुविधा होगी। 11 बसों का संचालन शुरू हो गया है। शेष 16 बसें जल्दी मिलेंगी। 20 बसें मरीजों और उनके परिवार के लिए चलेंगी। किसानों के सुझाव और मांग के लिए कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हैं। सुप्रीम कोर्ट। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह और अन्य किसानों के साथ लगातार विस्तृत बैठक की गई, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बनाई उच्चाधिकार समिति के साथ बातचीत करने के लिए इनकार कर दिया। सरकार बनाएगी टेलीकॉम सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग जोन। बीएसएनएल टावर 4G और 5G अपग्रेड में होगा मेड इन इंडिया का जलवा। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दिया है। इसी के चलते भारत अब दुनिया में स्मार्टफोन निर्यातक बन गया है। सरकार ने अब टेलीकॉम उपकरणों का घरेलू उत्पादन शुरू करने का फैसला किया है। भारत दुनिया का 5वां देश है जिसने अपना 4G सिस्टम विकसित किया है। सरकार का लक्ष्य देश में 1 लाख मोबाइल टावर लगाना और 5G नेटवर्क का विस्तार करना है। वाईफाई की स्पीड बढ़ाने के लिए सरकार कर रही काम। फास्ट इंटरनेट से हो जाएगा आसान। भारत सरकार जल्द ही 6 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। यह फ्रीक्वेंसी तेज इंटरनेट स्पीड और कम विलंबता प्रदान करती है। टेलीकॉम कंपनियां इसे 5G 6G के लिए चाहती हैं, जबकि इंटरनेट कंपनियां इसे वाईफाई 6E 7 के लिए मुफ्त चाहती हैं। सरकार के इस फैसले से भारत में इंटरनेट का भविष्य तय होगा।
जिस भारत ने बांग्लादेश को कराया आजाद, सरकार उसी के खिलाफ उगल रही जहर। पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर को लेकर लगाया आरोप। पीएम मोदी के विजय दिवस पर बधाई संदेश के बाद से ही बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार बौखला गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक पोस्ट में भारत पर निशाना साधा है। इसमें 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान आर्मी के सरेंडर समारोह से बांग्लादेश को जानबूझकर बाहर रखने का आरोप लगाया है। भिखारियों पर कंगाल पाकिस्तान की फिर शर्मिंदगी। सऊदी अरब और यूएई ने लताड़ा तो 4300 को नो फ्लाइट जोन में डाला। अरब के कई देश पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों की वजह से परेशान हैं। ऐसे में कई देशों ने पाकिस्तान को चेताया है। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने 4300 भिखारियों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट या नो फ्लाइट लिस्ट में डाल दिया है। सितंबर में 16 भिखारियों को सऊदी अरब जाने से रोका गया था। समंदर पाट कर दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम हवाई अड्डा बना रहा चीन। 8वां अजूबा देखने को हो जाएं तैयार। चीन समुद्र के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम हवाई अड्डा बना रहा है। इस हवाई अड्डे का निर्माण डालियान शहर के पास समुद्र में किया जा रहा है। इसकी नींव का काम पूरा हो चुका है। एक बार पूरी तरह बनने के बाद यहाँ से हर साल 8 करोड़ यात्री हवाई सेवाओं का आनंद ले पाएंगे। राफेल फाइटर जेट करेंगे परमाणु बम गिराने का अभ्यास। साल भर में चौथी बार एक्शन में फ्रांसीसी वायुसेना। फ्रांस की वायुसेना परमाणु हमले का अभ्यास करने जा रही है। राफेल फाइटर जेट सुपरसोनिक मिसाइल से परमाणु हथियार दागने का अभ्यास करेंगे। इस दौरान परमाणु हमले को रोकने का भी प्रयास किया जाएगा। फ्रांस इसके जरिए परमाणु बम से लैस देशों को संदेश देना चाहता है कि वह तैयार है। सऊदी अरब को तेल के कुएं में मिला नया खजाना। पहली बार निकला सफेद सोना। मालामाल होगा मक्का मदीना का देश। सऊदी अरब ने अपने पहले तेल क्षेत्र में खारे पानी से पहली बार लिथियम निकालने में सफलता हासिल की है। सऊदी अरब के उप खनन मंत्री ने इसका ऐलान किया है। सऊदी अरब को उम्मीद है कि तेल से कम होती कमाई की भरपाई इस लिथियम भंडार से की जा सकेगी। बारिश ने फिर खेल बिगाड़ा। तीसरा टेस्ट भी हुआ ड्रॉ। खराब मौसम की वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। 5वें दिन रुक रुक कर बारिश के कारण ज्यादातर समय खेल नहीं हो पाया, जिससे 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। दिन की शुरुआत 9 विकेट पर 252 रन से करने के बाद भारतीय टीम ने 24 गेंदों पर बल्लेबाजी की और अपनी पहली पारी में 260 रन पर ऑल आउट हो गई। दिल्ली एनसीआर के साथ ही मध्य प्रदेश में भी ठंड जारी। प्रदूषण ने बढ़ाई राजधानी की मुश्किलें। साल का आखिरी महीना आते ही देश के कई हिस्सों में ठंड ने दस्तक दे दी है। दिल्ली एनसीआर, पंजाब, राजस्थान, यूपी और बिहार जैसे राज्य सर्दी की चपेट में आ गए हैं। पहाड़ों से आ रही शीतलहरों ने इन इलाकों में तापमान में गिरावट ला दी है। तो इसी प्रकार की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबरें आज तक।